अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे और सब लोग मास्क लगा रहे होंगे और डिस्टेंस रख रहे होंगे जो बताया गया है कोरोना के लिए। और आज हमें ज्वाइन किया है इंडिया से हमारे दोस्त रोहित शर्मा जी ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं इंडिया में, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया रोहित कि आप आए, थैंक यू सो मच। आज रोहित बहुत सारी आपसे बातें करनी है हमने, क्योंकि आपको पता है कि 4-5 डेज के बाद ईद आ रही है और ईद में जाहिर है कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो भी अच्छे से ईद मनाना चाहेंगे और हमेशा मनाते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि कोरोना के चलते कि क्या होगा, किस तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी? क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि हिंदू फेस्टिवल भी चल रहा था, साथ साथ कुंभ का मेला था और वो फिर शुरू हुआ, फिर उसको रोका गया, जो कि मेरे हिसाब से तो होना ही नहीं चाहिए था कि रोकना पड़े गवर्नमेंट को। लेकिन जो डैमेजेस होने थे वो तो हो गए। साथ ही रमजान में भी जो है वो मुस्लिम्स ने भी कहा कि नहीं, हमें कैसे रोका जा रहा है और हम जाएंगे मस्जिदों में। यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी यही हंगामा एक रहा और केसेस बढ़ गए इंडिया में भी और केसेस बढ़ गए यहाँ पे भी, जिसमें मैं समझती हूँ कि इंडिया में तो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हों या चाहे वो कुंभ के मेले में जो लोग गए थे वो हों, उन्होंने डैमेजेस कर दिए। अब ईद आ रही है, 4-5 डेज के बाद ईद है, फिर वही हंगामा, पाकिस्तान में बहस चल रही है। एक अलग ही डिबेट है कि जी हमने बाहर जाना है, मार्केट्स जो है वो बंद है 8 से लेके 16 तक। जो मार्केट के लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो भी नाराज है, लोग भी नाराज हैं। उन्होंने शॉपिंग अपनी अभी तक बंद नहीं की है, किसी ना किसी तरीके से शटर होता है ना जैसे शॉप का, तो वो कई जगह पे इतना सा खुला हुआ है और उसके नीचे से जो है ना वो निकल निकल के लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और शॉपिंग इस तरह से भी हो रहा है पाकिस्तान में। तो आप बताइए कि क्या चल रहा है भारत में और किस तरह से लोगों को कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, मेरी फैमिली में, मेरी इमीडिएट फैमिली में मेरे भाई और भाभी दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों को आज ही मैं उनके बेटे को, जो कि करीब 14 साल का है, उसको अपने पास ले आया हूँ कि इसको ना प्रॉब्लम आए। वो दोनों के दोनों इनफैक्ट रिकवरी पे हैं अपनी अब। लेकिन मेरे मामा के बेटे को है और उसका इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन होता है 25 में से उसका 17 है। मेरे भाई का 10 है, भाभी का मेरा 10 के आसपास है। तो इस समय सिचुएशन बहुत खराब है। हर घर में एक कोरोना पॉजिटिव आदमी आपको दिख रहा है, राइट? और नहीं तो और ऐसा भी नहीं है कि अब तो इस समय हम लोग 15 दिन 20 दिन पहले ये जो देख रहे थे सिचुएशन कि आदमी को खांसी जुकाम हुआ, उसने इग्नोर कर दिया कि नॉर्मल है। वो खांसी जुकाम से फिर उसके बाद वो बढ़ा, फिर इग्नोर कर दिया, नहीं हो जाएगा ठीक। और फिर उसके बाद जब जिस लेवल पे आप पहुंचते हैं 5 दिन बाद, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप सुबह कोई सिचुएशन होती है, दोपहर में कुछ और होती है, शाम को कुछ और होती है, रात होते होते कुछ और हो जाती है, सिचुएशन वर्स होती जाती है एवरी 5-6 आवर्स। तो आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि कितनी स्पीड से काम हो रहा है, कितनी स्पीड से ये बीमारी आपको चपेट में लेती है, कितनी स्पीड से आपको डैमेज करती है। तो इसमें तो मैं एक सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा कि मैंने इस समय कोई एक इंडियन ऐसा नहीं है अक्रॉस द बोर्ड 130 करोड़ इंडियंस में से जिसने अपने जान पहचान के एक ना एक आदमी को ना खोया हो इस बीमारी से। आपके मोहल्ले में किसी की डेथ हुई होगी, दोस्तों में किसी की डेथ हुई होगी, वर्क प्लेस में किसी की डेथ हुई होगी, रिलेशनशिप में किसी की डेथ हुई होगी, हो सकता है इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में भी बहुतों की डेथ हुई है। तो इस चीज को ये मान के चलें कि बीमारी बहुत सीरियस है और ये इंस्टेंट डेथ लगभग 3-4 दिन में ही आपको डेथ तक ले जाती है। आज से 20 दिन पहले हमारी सिचुएशन बहुत खराब थी, वेंटिलेटर्स नहीं थे, ऑक्सीजन तक नहीं थी, बेड्स नहीं थे। गवर्नमेंट ने पूरा वॉर फुटिंग पे काम करके ऑक्सीजन ट्रेन से बाय एयर मंगवा के, वेंटिलेटर्स मंगवा के, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मंगवा के सिचुएशन तो बेटर ला दी है। अब हम नहीं सुन रहे हैं कि ऑक्सीजन की कहीं पे कमी है, हॉस्पिटल्स के पास पूरी ऑक्सीजन है, जितने लोग आ रहे हैं सबको ऑक्सीजन दिया है। ऑक्सीजन की कमी से या बेड की कमी से कोई आदमी मरता हुआ नहीं दिख रहा है हमें। अब हमारी डेथ रेट जो है वो गिरनी शुरू होगी, इसमें कोई शक नहीं, गिर रही है। हम लोग 4 लाख केस पर डे देख रहे हैं, 4 लाख में 4,000 की डेथ आ रही है। पहले 3 लाख में 4,000 के आसपास आ रही थी, 3,500 के आसपास आ रही थी। हम लोगों की डेथ रेट गिरी है, 1% के आसपास आई है, पहले 1.5% 2% आ रही थी, तो गिरी है, इसमें कोई शक नहीं। अब जहां तक बात यह कि हमारे पास फैसिलिटीज, हम लोगों ने अपने स्टेडियम्स को
कन्वर्ट कर दिया है फैसिलिटीज में, वहां पे बेड्स लगाए, 100 बेड लगाए, 100 बेड के साथ 100 ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए, ऑक्सीजन सिलेंडर भरने के लिए मशीन लगाई, इमीडिएटली आदमी को लिटा दिया। जहां पे हम वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे थे वहां पे उस बेड में उसको फुल ऑक्सीजन पे दे दिया, तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा तो भी काम हो जाएगा। क्योंकि 7 दिन के बाद 10 दिन के बाद ये बीमारी अपने आप ठीक होने लगती है, आपके लंग्स को आपको दवाइयां देते हैं, स्टेरॉइड्स दी जाती है, उससे आपकी बॉडी रिकवर कर देती है। तो हम लोगों को ये जो हमने किया, इंडिया ने किया, भले ही लेट किया, किसी को उम्मीद नहीं थी कि होली आएगी, लोग होली आराम से खेलेंगे, किसी को डर नहीं था। 1 साल से ऊपर हो गया था कोरोना को आए हुए, तो लोग डरने भी बंद हो गए थे, लेकिन ये डर बंद होने का फायदा नहीं, आपको डरना चाहिए, क्योंकि बीमारी बहुत डेंजरस है और ऐसी बीमारी है कि आप खुद लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी फैमिली को देते हैं। इससे बाद एक प्रॉब्लम और आई कि कुंभ मेला आया, लोग कुंभ मेले में गए, वहां पे भी बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। तो अब ये रमजान का महीना आया तो इवेंचुअली लॉकडाउन लगा दिया सारी स्टेट्स ने, क्योंकि केसेस बढ़ रहे थे। लेकिन ईद आने वाली है, सबको बोलूंगा कि अगर आप अपनी फैमिली की सलामती चाहते हैं, अपने दोस्तों की सलामती चाहते हैं, तो कोई ना आए। मेरे पास एक केस है, अभी कुछ दिन पहले, करीब 4 दिन पहले, किसी लेडी ने अपने बेटे का बर्थडे मनाया और उसमें एक कोई पेशेंट आया हुआ था जो कि जिसको खांसी था शायद, या कोई वो कैरियर था। जितने भी मेहमान आए थे सब कोरोना पॉजिटिव निकले उससे। तो ये ऐसी गलती और ऐसी लापरवाही ना करें, क्योंकि आपको पता है ये वाली पिछली वाली जो वेव थी, पिछली वाली वेव में से ये 50 टाइम्स मोर डेंजरस है, बड़ी जल्दी ज्यादा स्प्रेड हो रही है। और ये अब एयरबोर्न भी हो गई है, ये बात यूएनओ, ये बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल चुकी है, आईसीएमआर बोल चुका है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, कि एक बार कोई कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट कहीं पर खांस देता है बंद कमरे में या कहीं बाहर ओपन में, तो उसके कोरोना वायरस जो कि अपना कैरियर रखता है माइक्रो ड्रॉपलेट्स को, लेकिन वो 60 मिनट्स तक हवा में रहते हैं। अब आप 60 मिनट्स पहले बाद आप वहां पे पहुंचते हैं, आपको नहीं पता कौन कोरोना का, यहाँ तो आपको दिखेगा कोई नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो 60 मिनट्स पहले खांस के गया था, वो ड्रॉपलेट्स अब भी थे, उससे आपको हो सकता है। तो ये अब एयरबोर्न भी है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि जरूरी नहीं है अगर आपको हाथ मिलाने से हो या किसी और चीज से हो, ये एयरबोर्न भी है, हवा से भी हो सकता है, खास तौर से कंजेस्टेड एरियाज में जहां पे गलियां हैं और गलियां के साथ में लोगों ने 3-3 मंजिल बना रखी है, नीचे गली में हवा आसानी से आती जाती नहीं है, वहां ये बहुत ज्यादा है। ओपन एरियाज में कम है। मल्टी स्टोरीड ऐसे भी इंडिया में केसेस आए हैं जहां मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स हैं, मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स में एक फ्लोर पे 10 घर हैं और उनकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी नहीं है, खुला नहीं है वो, तो उसमें एक फ्लोर में एक आदमी को हुआ और उसी जो हवा है वो लिफ्ट में जो उसने वायरस छोड़ा या अपनी गैलरी में जो वायरस छोड़ा, उससे उस फ्लोर के और लोगों को हो गया। ऐसा भी है। तो इसलिए मैं आपको ये फिर बोलूंगा कि अपने घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें तो 2 मास्क, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया है, 2 मास्क, और वो भी अच्छे वाले मास्क, या आप अगर 1 मास्क लगा रहे हैं तो उसके नीचे अपना रुमाल लगाएं तब जाएं, रुमाल को 4 फोल्ड करके लगाएं तब जाएं। 2 मास्क बहुत जरूरी हैं, बिना 2 मास्क के आप नहीं प्रोटेक्टेड हैं, ये बात बिल्कुल क्लियरली आप समझ लें। तो बिल्कुल जाएं अगर जरूरी है तो, अदरवाइज दिस इज वेरी सीरियस। और रमजान का टाइम है, ईद में आप सबको वीडियो कॉल आ गई हैं आजकल, वीडियो कॉल से आप बधाई दे दें लोगों को, वीडियो कॉल पे ही गले मिल लें, भाई बिल्कुल ना जाएं। अगर ये सरवाइव की, ये बीमारी सरवाइव कर गए तो बेसिकली आप हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए। हिस्ट्री, मैं खुद हिस्ट्री ग्रेजुएट हूं, तो हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए। 1918 वाला जो वायरस था जिसे स्पेनिश फ्लू बोलते थे, उसमें भी लॉकडाउन लगा था फर्स्ट वेव पे। लॉकडाउन खुलने के बाद ज्यादा डेथ्स हुई थी। उसके बाद सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से ज्यादा डेंजरस थी, बिल्कुल ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। और सेकेंड वेव में ज्यादा लोग मरे थे, ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। थर्ड वेव जो थी उसकी कम डेंजरस थी और फोर्थ वेव जो थी वो बिल्कुल डेंजरस नहीं थी। तो अगर हो सकता है ये उस ट्रेंड को तोड़ दे, थर्ड वेव और डेंजरस हो, फोर्थ और डेंजरस हो, वी डोंट नो एनीथिंग, क्योंकि वायरस पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक जो ट्रेंड दिख रहा है उस हिसाब से थर्ड वेव आएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बोल ही चुकी थर्ड वेव आएगी। और सेकेंड वेव, अभी हम लोग सेकेंड वेव से कैसे निपटना है, तो आपके पास सिर्फ एक तरीका है, आप डबल मास्क लगाएं, अपना ख्याल रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इंडिया में तो
अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इंडिया में शहरों में पहले बहुत ज्यादा केसेस निकल रहे थे, अब गाँव में निकल रहे हैं। गाँव में भी हमें आपको एक गाँव से एक डेथ, किसी गाँव से केसेस दिख रहे हैं, और गाँव में जो केसेस हैं वो काउंटिंग में भी नहीं आ पाते, क्योंकि किसी एक आदमी को जो खांसी जुकाम हुआ, उसकी डेथ हो गई, तो गाँव वाले वो अपने खेतों में जो उसे जला देते हैं, खेतों में दफना देते हैं, तो वो काउंटिंग में भी नहीं आ पाते। लेकिन हर गाँव में भी आपको, यूपी में जहाँ पंचायत के अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे आपको हर गाँव में कोरोना केसेस दिखने शुरू हो चुके हैं, और दिस इज अ वेरी डेंजरस एंड डिस्टर्बिंग ट्रेंड। तो इसलिए बच के रहें, क्योंकि अब ये गांव तक जा चुका है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, बिल्कुल रोहित जी ने जो बताया है आप उसको प्लीज गौर से सुने, और इस बात पे आप लोग बिल्कुल के डबल मास्क लगाएं, और वैसे तो घर से बाहर ही ना निकले। एक दफा ग्रोसरी ले आए घर में, पूरे मंथ की ला के रख दें, कम से कम 2 वीक्स की ला के रख दें, फिर बाहर ही ना निकले। और जो लोग ईद और इस तरह के फेस्टिवल्स का सोच रहे हैं, तो आप होंगे, आपके घर वाले होंगे, आपके दोस्त और सब होंगे, तब आप ईद मनाएंगे तो वो आप नेक्स्ट ईयर भी मना सकते हैं, और बजाय इसके कि उनको खतरे में डालें। मैं तो खुद ना कहीं जाऊंगी ईद पे, और ना ही कोई ईद सेलिब्रेशन हो रही है, और ना ही किसी को घर पे इनवाइट किया है, क्योंकि इतना ज्यादा देख चुके हैं और अभी तक देख रहे हैं टीवी पे जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में भी और भारत में भी, कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई थोड़ा सा भी अगर सेंसिटिव होगा तो उसका दिल भी करेगा कि वो ईद के कोई फेस्टिवल्स करे या कुछ करे। तो सादगी से ही ईद मनानी चाहिए इस साल तो स्पेशली। साथ ही जैसे रोहित आप बता रहे थे बंगाल इलेक्शंस हुए, वहां पर भी एक क्राउड देखने को मिला, टीवी पे देखा हमने, सोशल मीडिया पे देखा कि जिस तरह से हो रहा था, हंगामा सा था। वो हुआ क्या था, आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे ऑडियंस को कि क्या इशू क्या हो गया था वहां पे, और मोदी जी जो है वहां से उनकी पार्टी शायद हार गई है और दोबारा से ममता बनर्जी आई है, लेकिन क्या रिएक्शन क्या है लोगों का, और क्या आप समझते हैं कि वहां पे बंगाल में जो हंगामा हुआ वो क्या था? देखिए, हाँ, ममता बनर्जी थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर बनी है और एक स्पेक्टाकुलर विक्ट्री लेके आई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कैंपेन था पहले 3 फेज तक बहुत अच्छा रहा, और पहले 3 फेज का जो रिजल्ट हमें देखे उसमें बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कैंपेन बीजेपी का गिरा, और कॉन्फिडेंस आया ममता बनर्जी के पास वापस। स्टार्टिंग में ममता बनर्जी अपनी सीट नंदीग्राम लूज कर गई। नंदीग्राम लूज करना एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज थी, क्योंकि नंदीग्राम वो जगह है जहां से पहले 25 साल वहां कम्युनिस्ट रूल था, वो नंदीग्राम से टूटा। नंदीग्राम पे जो कैंडिडेट थे वो उनके सबसे कॉन्फिडेंट आदमी थे ममता बनर्जी के। अब वो बीजेपी में है, उन्होंने डिफीट कर दिया ममता को वहां पर। नंदीग्राम एक सिंबल बन गया था वेस्ट बंगाल के लिए, वेस्ट बंगाल के रेवोल्यूशन के लिए। अब नंदीग्राम पे वो उनका लूज करना बहुत बड़ी चीज थी। जहां तक बात ये कि पूरे ऑल ओवर बंगाल उनका एक स्पेक्टेकुलर सक्सेस रही है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा कैंपेन था, उनके ट्रेल मैनेजर्स, उनके 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 कैंपेन मैनेजर्स, जो जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन किया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिसीज को बताया, और ये बहुत जिस तरीके का प्रशांत किशोर इस चीज के लिए जाने जाते हैं। प्रशांत किशोर जिस भी साइड पे राहुल गांधी को छोड़ के जिस भी साइड पे उन्होंने कैंपेन संभाला है, उन्होंने एक स्पेक्टेकुलर विक्ट्री दिलवाई है। प्रशांत किशोर उनके मैनेजर थे। प्रशांत किशोर खुद भी मतलब आईआईटी के ग्रेजुएट हैं, इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट के आईआईटी से इंजीनियर हैं, और उसके बाद वो साइकोलॉजी के फील्ड में हैं। तो प्रशांत किशोर अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, और प्रशांत किशोर उनके मैनेजर थे। तो प्रशांत किशोर के बारे में हम लोग ये तो जानते हैं कि वो कहीं पे भी स्पेक्टेकुलर विक्ट्री दिला सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी का अपना भी बहुत बड़ा काम था। ममता बनर्जी के टांग पे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, उसके बाद वो अपना व्हील चेयर पे पूरा उन्होंने कैंपेन किया, और जिस दिन वो जीती हैं 2 तारीख को, तीसरे दिन से वो चलती हुई दिखी हमें, तो विदाउट एनी सपोर्ट चलती हुई दिखी। इसका मतलब उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया पूरे 1 महीना कि मैं मेरे व्हील चेयर पे हूं, मेरे पैर में फ्रैक्चर है, और मैं फिर भी लड़ रही हूं, आई एम वेरी स्ट्रांग। वो पैर का जो फ्रैक्चर था, उस फ्रैक्चर ने बहुत उनको हेल्प किया, ये दिखाया कि आयरन लेडी हैं। और इसके साथ साथ उनका एक अपना एक कैरिज्मा भी है ममता बनर्जी का, इसमें कोई शक नहीं है। ममता बनर्जी अकेली लड़ी हैं, अकेली लेडी हैं, पार्टी में कोई और बड़ा आदमी उनके पास था नहीं। स्टार्टिंग में उन्होंने सिंगल हैंडेडली कम्युनिस्ट का सेटाटल, जो कि 25-30 साल से वहां पे रूल कर रहा था, उसको गिराया था। तो ममता इज नाउ अ पावर टू रेकन विद, एंड नाउ ममता अब प्राइम मिनिस्टेरियल एम्बिशंस रखती हैं।
अगर नेक्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी को 272 की फिगर नहीं मिलती, इफ ही डजंट गेट दैट मैजिक फिगर ऑफ 272 जो कि हमारी लोकसभा का हाफ स्ट्रेंथ है, और कहीं हंग असेंबली की ओर जाते हैं, तो ममता कैन बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर एक हंग पार्लियामेंट दिखती है नेक्स्ट टाइम अराउंड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनेटली जो भी बोलिए आप, अभी तक मोदी की शक्ल देख करके हमें हंग असेंबली नहीं दिखी है। मोदी हिमसेल्फ इज अ बिग आइकन, और अब देखते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में होता क्या है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मैं तो ये समझती हूँ रोहित के चाहे कोई भी आए, चाहे पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट बनाए या इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट हो, उनको लेकिन होना ये चाहिए कि वहाँ के जो लोग हैं, जो आम सिटीजन हैं, उनके लिए काम अच्छा करना चाहिए, ताकि कोई भी आए उसका मेन फोकस यही होना चाहिए कि जो लोग हैं वहाँ पे रहते, जो पब्लिक है, वो उसको आसानी कोई मिले, उसको जॉब्स मिले, उनको जैसे कहना चाहिए कि पीने का साफ पानी, हमारे यहाँ तो वो भी इशू रहता है कि लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी तक नहीं होता। तो मैं कहती हूँ कि चाहे कोई किसी की भी गवर्नमेंट आए, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, अपोजिशन को भी उनके साथ मिलकर वही काम करना चाहिए कि जो लोग जो वो बाहर बैठ के कह रहे होते हैं कि जी हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो आपस में मिलकर भी कर सकते हैं। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर काम करें तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, बजाय एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ भी यही है कि जो भी गवर्नमेंट आती है उससे, अगर अभी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहे, लेकिन ये कि अपोजिशन भी उनका साथ देने की कोशिश नहीं कर रही कि कुछ काम उनसे करवा पाए, या जाहिर है जो आम पब्लिक है सफर तो वो कर रही है, जो लीडर्स हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनके घर तो आराम से चल रहे हैं। लेकिन पब्लिक जो है, अभी कोरोना के टाइम पे तो बहुत ज्यादा लोग जॉबलेस भी हो गए हैं, घर बैठे हैं, तरह तरह के जैसे प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पर होता है, शायद हमारा स्टाइल है साउथ एशिया का। लेकिन हम इसी से अगर आगे बढ़ें और हम बात करें थोड़ी कश्मीर की तरफ अगर जाए, और अभी आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा जी 370 जो है वो इंडिया का अपना एक इशू है। तो एकदम से आप देख रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि टेबल गोल घूम गई है, और एकदम से उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर लिया है, वरना तो ऐसा कुछ पहले हमने सुना नहीं था। आप कैसे देखते हैं उनके स्टेटमेंट को? देखिए, स्टेटमेंट तो बड़ा अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये टेबल जो है ये मोर ओवर म्यूजिकल चेयर्स टाइप दिख रही है, घूम के उस साइड आ जाती है, फिर वापस आ जाती है, फिर घूम के उस साइड चली जाती है, फिर वापस। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो मैं अगर इसको बोलूं कि अभी इनका ये स्टेटमेंट था, इसको आप भी बेटर ये बोलें कि अभी उनका ये स्टेटमेंट था, वो अभी एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद क्या स्टेटमेंट देंगे, वी डोंट नो। अब जहां तक बात के मुझे नहीं लगता कि हम दोनों कंट्रीज, एक तो हम लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं, ठीक है, दूसरा कोरोना की मार के साथ साथ हम लोग इकोनॉमी की मार झेल रहे हैं, इकोनॉमी के साथ साथ हम लोगों के पास रिसोर्सेज कम हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का असर है, पानी की प्रॉब्लम है, हम लोगों के पास लैंड फिक्स्ड एसेट है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, राइट। तो हम लोग इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम एक प्रॉब्लम और अपनी क्रिएटेड, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, फ्रांस के मामले में जो था, फ्रांस में जो प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून दिखाया गया, उसके बाद एक आदमी का मर्डर हुआ, राइट, उसमें पाकिस्तान ने अपनी टांग अड़ा दी, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ उसमें स्टेटमेंट्स दे दिए, प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दिया और इतने जोश में आ गए कि ये भी बोल दिया कि हम फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर निकाल देंगे। अब उस फ्रांस में एक आदमी का मर्डर हुआ, उस चीज पे, उसी चीज पे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुए तो उसमें कई मारे गए, फ्रांस से ज्यादा डेथ पाकिस्तान में हो गई। अरे फ्रांस का इंटरनल मैटर, भाई आपका क्या लेना देना उससे, आप अपने यहाँ खून बहा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज हम लोग कर रहे हैं भाई, हम लोगों को पहले ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं, दोनों के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, दोनों के पास ड्रिंकिंग वाटर की कमी आ रही है, अंडरग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है, उसके बाद भी हम दोनों मान नहीं रहे, हम लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में नहीं चल रहे हैं, हम लोग पता नहीं किन किन चीजों पे आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो 370 अगर उन्होंने ऐसा बोला है, वैसे अभी भी बोला है, पता नहीं कहीं से उनको ये गाइडलाइंस मिली हो कि भाई ऐसा ऐसा बोल दो तो बेटर रहेगा, ये पहले भी हम लोगों ने देखा है, पहले भी बेटर थे, अभी तो सीज फायर वायलेशन भी हो गई थी, एक सीज फायर बीच में एक बार, यही एक हफ्ते पहले। तो ये चीजें अब बेटर होती जाए, अच्छी बात है, लेकिन अगर 370 को वो इंडिया का इंटरनल मैटर मान रहे हैं, जिसको लेके अभी 1-1.5 महीने पहले उन्होंने इंडिया से ट्रेड बना कर दिया, तो मैं बता इट्स गुड, ट्रेड होना चाहिए, ट्रेन दोबारा स्टार्ट करने की बात करें तो बेटर है, लेट्स सी। कहीं से यूएई गए तो थे ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर और ये कुरैशी साहब, वहां पर यूएई वालों ने दोनों को कुछ समझाया होगा, तो देखते हैं क्या समझाया है, अभी तक तो हमें पता नहीं।
लेकिन रोहित जी ये भी मैंने सुना है, बल्कि कहीं पढ़ा है आज ही, कि सऊदी अरब ने भी ऑफर की है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो बेहतर करने में सऊदी अरब ने कहा है कि वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं। आपको लगता है कि किसी थर्ड कंट्री को बीच में आना चाहिए और उससे बेहतर होगा, या ये कि इंडिया पाकिस्तान खुद ही इस इशू को सॉल्व करे, जो उनसे हो नहीं रहा, सालों से आपस में लगे हुए नहीं हो रहा? आपको लगता है कि सऊदी अरब की बात सुनी जाएगी? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन को दोनों के दोनों कंट्रीज सुलझाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सुलझाने का इरादा नहीं रखते। असलियत ये भी है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन के मैं एक काम करना चाहता हूं लेकिन उस काम को करने का इरादा नहीं रखता, तो उसमें किसी और की हेल्प मिल जाए तो अच्छा होता है। हम लोग सुलझा रहे होते या सुलझाने का इरादा रखते होते तो अब तक सुलझा लिया होता हम लोगों को। तो कितने साल हो गए, हम लोग हर बार इंडस वाटर कमीशन मिल जाता है, फिर उसके बाद दूसरा कमीशन मिल जाता है, फिर एक आदमी बातचीत कर लेता है, फिर एक लाहौर लैंडिंग हो जाती है प्लेन की, फिर उसके बाद उनके प्लेन की यहाँ लैंडिंग, ये सारी चीजें होती रही। लेकिन इसमें हम लोगों को कुछ कॉन्क्रीट नहीं दिखा अब तक। कॉन्क्रीट दिखने से या आपका पाकिस्तान से जो इंडिया आदमी आ रहा है उसको 3 दिन का वीजा मिलता है। अरे यार, हम लोग क्यों ऐसा, यूरोपियन यूनियन तो बहुत दूर की चीज कि हम फ्री मूवमेंट करें, हम तो 3 दिन के वीजे पे आप बुला रहे हो यार। 6 महीने का वीजा पूरा वर्ल्ड देता है, तो उस लेवल पे तो आ जाओ। आप अभी तो पता नहीं किस लेवल पे हो कि 3 दिन का वीजा आप देंगे, 3 दिन का हम देंगे, वो भी स्पेसिफिक सिटी का वीजा देंगे। आप पूरे पाकिस्तान नहीं जा सकते और बाहर चले गए। मेरा एक दोस्त है, हाँ, मेरे साथ वो एक और जगह जॉब कर रहा था किसी चैनल में, तो वो चला गया पाकिस्तान कवरेज करने के लिए, तो उससे बॉर्डर पे आया, तो बॉर्डर पे उसका सामान चेक किया जा रहा था, तभी वो चेक करने वाले जनाब बोले कि आप वहां पे इंसाफ के घर गए थे, क्यों गए थे उनके घर? तो ये हैरान हो गए कि ये क्या हुआ भैया, इसको कैसे पता? फिर उन्होंने 2-3 जगह बताई कि आप यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, आप किस लिए गए थे। तब पता चला कि उनको उसी समय उनको समझ में आया कि नहीं नहीं, मुझे पीछे से कोई ट्रैक कर रहा था हमेशा, और ट्रैक करने के बाद इधर इंफॉर्मेशन दी गई थी कि इस आदमी से पूछना कि ये क्यों गया था। तो इट वाज दैट के हम लोग इंटेलिजेंस भी पीछे लगा के रखते हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें तो हम दे लीड अस नो वेयर। दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है, लेकिन ये एक अच्छा स्टेटमेंट है। अब हम लोग ट्रेड तो कर पाएंगे एटलीस्ट। पिछली बार ट्रेड इसी की वजह से मना किया गया था, अब हम ट्रेड तो कर पाएंगे एटलीस्ट। नहीं, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। और ये चीज़ होती है क्योंकि ये मैंने अपने फादर के टाइम से देखा कि क्योंकि मेरे फादर भी जर्नलिस्ट थे, तो उनके कोई जब वीज़ा चाहिए होता है ना इंडिया का, तो कराची में जो लोग रहते हैं उनको इस्लामाबाद आना पड़ता है। तो उनके दोस्त आए थे इस्लामाबाद कराची से, वो भी जर्नलिस्ट थे, वो गए इंडियन एम्बेसी वीज़ा के लिए। तो दूसरे दिन कोई आदमी आया एम्बेसी से, या पता नहीं इंटेलिजेंस के, वो आके मेरी मदर घर पे थी, फादर ऑफिस थे, उन्होंने कहा कि जी आपके हस्बैंड क्या इंडिया जा रहे हैं? तो मेरी मदर ने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा हो सकता है जा रहे हो, आपको पता ना हो। तो वो आपको तो पता है ना, हमारे यहाँ हम लोग मेरी मदर दिल्ली से थी, और दिल्ली से जो लोग होते हैं तो वो तो उनके हस्बैंड तो पूछे बगैर दही लेने नहीं जा सकते, तो इंडिया क्या जाएंगे? तो वो हमारे औरत राज होता है। तो वो मेरी मदर ने कहा कि नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है। तो इतनी पूछगछ होती है। और अभी कुछ दिन पहले मैं बल्कि नाम बता दी, चीमा साहब से मैंने कहा चीमा साहब मैं इंडिया जाऊंगी ना नेक्स्ट ईयर, अभी जरा कोरोना शरोना खत्म। वो कहते हैं हम चली तो जाएंगे, अब वापस कैसे आएंगे? मैंने क्या मतलब है वापस कैसे आऊंगी? उनका मतलब था कि जब वापस आएंगी तो आपसे इतने सवाल किए जाएंगे, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, क्या गई थी। मैंने कहा वो मेरे पे छोड़ दें, वो मैं जवाब दे दूंगी। तो वो अभी तक हमने ये बना रखा है। बल्कि उमर शरीफ हमारे बड़े अच्छे कॉमेडियन है और स्टेज ड्रामे वगैरह करते हैं, तो उन्होंने एक बार कहा था अपने स्टेज ड्रामा में, उनका कोई देख रही थी सीडी पे, तो वो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस ऐसे हैं जैसे हस्बैंड वाइफ के होते हैं, कि मतलब वो चाहते हैं हल्की हल्की लगी भी रहे और ज्यादा लंबी भी ना हो। तो वही हमारा कि हम हल्की हल्की वायलेशंस चलती रहती है, और हम चाहते हैं कि ज्यादा लंबा झगड़ा भी ना हो। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी रोहित जी कि आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप कि आप आपकी फैमिली बल्कि पूरा भारत हिफाजत से रहे और डबल मास्क यूज करें, और जल्दी हम ये बात भी सुने कि ये कोरोना खत्म हो गया पूरे वर्ल्ड से ही, और लोग दोबारा से नॉर्मल लाइफ की तरफ आए। और आपको मैं दोबारा इन्विटेशन देती हूँ, कभी भी ये सब चीजें खत्म हो, कोरोना शरोना, तो आप प्लीज इस्लामाबाद जरूर विजिट करें। कोई आपको तंग नहीं करेगा, कोई आपका बैग ऐसा नहीं खोलेगा, ये मेरी गारंटी है। बी
माय ओके गेस्ट, आप आए आपकी ओके फैमिली के साथ और हम आपको इस्लामाबाद दिखाएंगे, आपको होपफुली पसंद आएगा। दिल्ली जैसा ही है वैसे, इस्लामाबाद को कहा जाता है कि दिल्ली जैसा है, पुरसुकून सा है। अगर आपको हंगामा देखना है जैसा मुंबई में होता है तो आपको कराची देखना होगा। अपना ओके बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच भाई, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू।